बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद की जाती है आप सब खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चार्ल्स लॉ। आज हम जो है चार्ल्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली चार्ल्स लॉ वाज गिवन बाय द वन ऑफ द साइंटिस्ट हुज नेम वाज जैक्स चार्ल्स। ये जो चार्ल्स लॉ है, बेसिकली साइंटिस्ट जिसका नाम है चार्ल्स जैक्स चार्ल्स, उसने दिया था। नाउ मूव टुवर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ लॉ एंड कॉन्सेप्ट अबाउट द चार्ल्स लॉ. Charles law basically explains the gases basically expand while we are providing certain heat energy. गैसेस जो होती हैं आपकी एक्सपेंड होती हैं जब हम उनको क्या करते हैं, हीट देते हैं। हीट देने से क्या होता है, उनका वॉल्यूम रेज होता है। सो वॉल्यूम इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. व्हेन वी प्रोवाइडेड द टेम्परेचर टू द गैस, व्हाट विल हैपन इज वॉल्यूम विल इंक्रीज, एंड एट दैट मोमेंट वी कम टू नो दैट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट. तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, बल्कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा. दैट इज बेसिकली which is available in the Charles law. Charles law में यही है कि कॉन्सेप्ट के वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे हमारे पास जो एक कंटेनर है इन विच गैस इज कैप्ट. उसमें जो है गैस हमने रखी है, एंड देयर इज पिस्टन, मूवेबल पिस्टन हमने यहाँ पे फिक्स की हुई है. ओके जी. सो व्हेन वी प्रोवाइड द हीट एनर्जी, जब हम उनको हीट एनर्जी देंगे तो क्या होगा कि सिमिलरली एट द मोमेंट व्हाट विल हैपन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो है इंक्रीज होगी. क्योंकि गैस है तो वहाँ पे गैस में अंदर जो है मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनकी जो है वाइब्रेशन मोशन जो इंक्रीज हो जाएगा, उनकी जो कोलिजन जो इंक्रीज हो जाएगी अगेंस्ट द वॉल ऑफ कंटेनर. So what will happen, the pressure will also, here is also the pressure concept also generated in the gas. So what will happen after certain interval of time, volume क्या होगा गैस का जो है वो जो है इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि गैस जो है एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी. गैस जैसे एक्सपेंड होगी तो उसका वॉल्यूम जो है रेज होगा. नाउ देयर आर टू फिगर्स व्हिच मेंशन ओवर है. यहाँ पे दो डायग्राम आप देख रहे हैं. फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं कि है जो टेम्परेचर गेज, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर गेज या मीटर वी ऑब्जर्व दैट व्हेन वी प्रोवाइड द टेम्परेचर, सो इनिशियली जो उसका वॉल्यूम था, लेट्स सपोज वो आपका V1 था. व्हेन वी प्रोवाइड हीट एनर्जी, सो व्हाट विल हैपन इज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो इस वॉल्यूम जो है रेज, एंड फाइनली उसका जो वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया. सो फाइनली जो टेम्परेचर जो है T2 हो गया, जो वॉल्यूम जो उसका चेंज हुआ तो V2 हो गया. Similarly, next diagram you also see there is movable piston, and also we have a container in which gas is kept. So when we provide heat energy slowly and gradually with the help of thermometer, we can also find out how much degree of temperature hotness to increase. So with this concept, with the Charles law, we come to know that when we provide the heat energy, when we provide the heat to any kind of a gas, हम किसी भी जो है गैस को हीट करेंगे तो क्या होगा, गैस जो है एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी. जैसे गैस एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी तो सिमिलरली वॉल्यूम जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा. सो स्टेटमेंट जो इस लॉ की है, चार्ल्स लॉ स्टेटमेंट सेज दैट for a given mass of a gas, the volume is directly proportional to the absolute temperature provided the pressure is kept constant. That is called the चार्ल्स लॉ. और चार्ल्स लॉ के मुताबिक जो बेसिकली वॉल्यूम जो होता है गैस का, वो जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साइमल्टेनियसली जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी. इसी तरीके से जो है आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो साइमल्टेनियसली क्या होगा, वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा. इट मींस दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर, देयर विल बी द इफेक्ट ऑन अ वॉल्यूम. जब वॉल्यूम पे इफेक्ट होगा, चाहे आप टेम्परेचर को डिक्रीज करें या इंक्रीज करें, तो क्या है, उसका वॉल्यूम भी जो है उस पर इफेक्ट होगा. एंड यहाँ पे जो है प्रेशर जो है यहाँ पे कांस्टेंट जो है रखा गया है चार्ल्स लॉ में. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अबाउट द चार्ल्स लॉ. लेकिन उससे पहले जो ये डायग्राम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेम डायग्राम जो है इसको जो है हमने यहाँ पे जो है दूसरे एंगल से हम इसको देख रहे हैं. दिस इज द गैस वे ऑफ सिलेंडर विद पिस्टन प्रोवाइड हीट एनर्जी. व्हाट विल हैपन, इनिशियल वॉल्यूम V1, तो आफ्टर क्या होगा कि उसका वॉल्यूम जो है रेज हो जाएगा, V2 हो जाएगा. इसका मतलब है यहाँ पे भी टेम्परेचर T1 था, तो यहाँ पे जो चेंज हुआ है हीट की वजह से उसका वॉल्यूम, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, T2 होगा. सिमिलरली इसी डायग्राम को अगर यहाँ पे देखें हम, सो व्हेन वी प्रोवाइड हीट एनर्जी, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पिस्टन जो है वो ऊपर जा रही है, उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है. इनिशियली जो वॉल्यूम था वो जो था V1 था. जैसे आपने उसको जो हीट दी तो क्या हो गया, वॉल्यूम V2 गया. इट मींस दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. नाउ वी मूव टुवर्ड्स मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसकी इक्वेशन इस तरह लिखेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. वॉल्यूम जो है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है. कीप इन माइंड वन थिंग, दैट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट. प्रेशर जो है कांस्टेंट होगा. नाउ व्हेन वी रिमूव दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है आप वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान है, उसको रिमूव करना है यहाँ पे. when you put the when you remove the proportionality sign, it's necessary that we must kept or put any constant term. So यहाँ पे जो constant term रखी गई थी वो k रखी थी, k is a constant of proportionality. ठीक है जी.
देन भी जो है प्लॉट अ ग्राफ, ग्राफ भी बना सकते हैं बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, ग्राफ जो स्ट्रेट ग्राफ बनेगा हमारे हमें जो ग्राफ जो ऑब्टेन हम करेंगे, दैट ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। So this is a graph that shows that when we provide the temperature, so what will happen, the gas volume slowly and gradually increase, which by increasing the temperature similarly volume will also increase, so we obtain a state graph. अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक जो जो बात है आपको जहन में रखनी है, जो है proportional की साइन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन मींस वन थिंग इज इंक्रीजिंग साइमल्टेनियसली another thing also increase, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन। एक चीज बढ़े दूसरी चीज भी बढ़े तो उसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन रिलेशनशिप होता है तो उसमें हमेशा जो होता है जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है बनती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द हाइट। हमारे पास एक ग्रेजुएट सिलेंडर है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई जो है लिक्विड जो फिल कर रहे हैं, जैसे भी हम लिक्विड जो है उसमें जो है फिल करेंगे ग्रेजुएट सिलेंडर में, have you observed what will happen when we increase the liquid in the inside the graduate cylinder, what will happen, we observe length is also increase, height is also increasing। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो है लिक्विड जो है हम उसमें जो फिल कर रहे हैं ग्रेजुएट सिलेंडर में लिक्विड, तो जो उसका वॉल्यूम तो रेज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम रेज होने से जो है हाइट भी तो बढ़ रही है। So it means that volume is directly proportional to height. It means दोनों चीजें बढ़ रही हैं, तो इसी क्वांटिटी को हम कहते हैं proportionality sign, directly proportional relationship। Directly proportional relationship में क्या होता है कि one thing increases simultaneously, another thing also increase। So ग्राफ जब हम बनाएंगे, यहाँ पे ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो हमेशा जो है हमें वो जो है स्टेट ग्राफ मिलेगा। स्टेट ग्राफ का मतलब है कि दोनों जो क्वांटिटीज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में हैं। अगर यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें, क्योंकि दूसरे जो टाइप है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि वन थिंग इज इंक्रीजिंग अनदर थिंग इज डिक्रीज, मतलब एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज जो है वो कम हो रही है। So in previous class we discussed about the Boyle's law। Boyle's law हम पढ़ के हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर जो है पढ़ के हैं। तो ग्राफ जो उनका बढ़ेगा वो हाइपरबोला या कर्व ग्राफ जो है वहां पे ऑब्टेन होगा। इट मींस वन थिंग इज इंक्रीजिंग अनदर थिंग इज डिक्रीजिंग। हम जब वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। व्हेन वी इंक्रीज द वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम, व्हेन वी डिक्रीज द वॉल्यूम, प्रेशर विल इंक्रीज। ओके जी, जब हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो वन थिंग इज इंक्रीज साइमल्टेनियसली अनदर थिंग इज डिक्रीज। सच रिलेशनशिप जो होगा, ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। So inversely proportional, in inversely proportional we always obtain the कर्व ग्राफ। हमें जो है कर्व ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट ग्राफ नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको जहन में रखनी है कि जो है एक रिलेशनशिप होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनदर रिलेशनशिप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन थिंग इंक्रीजेस साइमल्टेनियसली अनदर थिंग इज आल्सो इंक्रीजेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन थिंग इंक्रीज अनदर थिंग डिक्रीज, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज जो है वो कम हो रही है। तो ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ। जब ग्राफ की बात करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी ऑब्टेन द स्ट्रेट ग्राफ, एंड फॉर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी ऑब्टेन द कर्व ग्राफ। क्योंकि अब जो आगे क्लासेस में ये जो प्रोपोर्शनलिटी के जो कॉन्सेप्ट है आप पढ़ेंगे जो है हायर क्लासेस में भी, ठीक है जी, तो इस चीज को जहन में रखना है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स वन ऑफ द ग्राफ, जैसे कि हम दूसरी ग्राफ की बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जो हम गैस का वॉल्यूम अगर डिक्रीज करते जाएं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्राफ जो है बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो ये स्ट्रेट लाइन तो है, ठीक है जी। सो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है जो कि -273 जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पे अगर जो है गैस का वॉल्यूम जो है आप इस टेम्परेचर तक लेके जाएं तो क्या होगा। यहाँ पे जनरली जो है वो गैस का वॉल्यूम जो है डियर स्टूडेंट्स वो जो है वो जीरो तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि गैस जो है बेसिकली इस टेम्परेचर पे -270 एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो सेंटीग्रेड जो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है जी। तो इस टेम्परेचर से जो है बिलो कोई टेम्परेचर जो है एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे अगर हम जो है देखें तो यहाँ पे जो है गैस का वॉल्यूम जो है वो जीरो जो है हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गैस का वॉल्यूम यहाँ पे जो है जीरो तो यहाँ पे 100% नहीं हो रहा, लेकिन बेसिकली गैस अपनी जो है स्टेट अपनी चेंज कर रही है। गैस बेसिकली लिक्विफाइड स्टेट में जनरली वो पहुंच जाती है इस -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सो वी ऑब्जर्व दैट गैस जो है वो लिक्विफाइड स्टेट में जाती है। यहाँ दिस ग्राफ इज बेसिकली शोज दैट वॉल्यूम और यहाँ पे जो है टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को यहाँ पे जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज करेंगे जो है -273 एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है। तो आप देखें वॉल्यूम भी जो है रेड लाइन आप देख रहे हैं, वॉल्यूम जो है कम होता होता है यहाँ पे
इस पॉइंट पे जो है -273 पे बिल्कुल वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है गैस का। लेकिन इस स्टेज पे हम कह रहे हैं बेसिकली गैस जो है वो लिक्विफाई स्टेट पे पहुंच गई है इस टेम्परेचर पे -273। वैसे कि आपको पता है कि -273 के बाद जो है वो टेम्परेचर वो जो है एग्जिस्ट नहीं करता। द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम नेगेटिव विच इज इम्पॉसिबल। तो वॉल्यूम जो है गैस नेगेटिव नहीं हो सकती बेसिकली इस पे यहाँ पे इस स्टेज पे। एट दैट स्टेज व्हाट विल हैपन, द वॉल्यूम बेसिकली गैस जो है वो या गैस का जो गैस जो है बेसिकली लिक्विफाइड स्टेट में चली जाती है। सो दिस इज अ ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो है रिलेशनशिप जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसके बारे में बताया गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं चार्ल्स ला की डेली लाइफ एग्जाम्पल की तरफ। ओके जी, डेली लाइफ में जो है चार्ल्स ला की कौन सी एग्जाम्पल है यहाँ पे कंसीडर हम कर रहे हैं कि बलून जो है हीलियम बलून जिसमें जो हीलियम गैस जो है फिल्ड है, इसको हम कोल्ड एनवायरनमेंट में रख रहे हैं। ठीक है जी, कोल्ड एनवायरनमेंट में आप रखोगे तो क्या होगा, इसकी जो शेप है बेसिकली वो चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही लो है कोल्ड एनवायरनमेंट में। कोल्ड एनवायरनमेंट में जो है उसके जो है लो टेम्परेचर में क्या होता है, वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। लेकिन इसी बलून को जब हम वार्म गर्म जो है रूम में लेके जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे वेर वी ऑब्जर्व दैट जो है वो अपनी रीगेन पोजीशन करेगी। उसी पोजीशन में जो है बलून जो हीलियम का आ जाएगा जो कि इनिशियल स्टेट जो है जो था। ठीक है जी, जैसे हमने कोल्ड इन्वायरमेंट में रखा तो उसका जो है वॉल्यूम जो है कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम क्यों हो जाए, क्योंकि वहां पे जो है कोल्ड कंडीशन में टेम्परेचर जो है बिल्कुल कम है। ठीक है, टेम्परेचर जो है लेस है। तो जैसे हम इसको वार्म रूम में लेके आएंगे तो क्या होगा कि जो है उसका जो है वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा अपनी जो है दोबारा टेम्परेचर, क्योंकि वार्म रूम का जो टेम्परेचर है एज कम्पेयर टू द कोल्ड एनवायरनमेंट वो जो है डिफरेंट है। ठीक है जी, degree of hotness and degree of coldness so is quite different. So when we kept the balloon in the warm room, so where we observed that it will regain its position and definitely जो है balloon जो है अपनी position में आ जाएगा, क्योंकि जो है volume जो है उसका directly proportion to the temperature. This is another example of a जो है daily life of a Charles law. So I hope कि आपको समझ में आया होगा जो balloon की example। बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बलून से ही रिलेटेड है, ये है बास्केटबॉल की। मोस्टली यू ऑब्जर्व दैट व्हेन वी केप्ट द बास्केटबॉल जो है इन कोल्ड विंटर जो सीजन हम उसको जो है बाहर रख रहे हैं। ठीक है जी, जो है कोल्ड एनवायरनमेंट्स में व्हेन यू केप्ट आउटसाइड बास्केटबॉल, सो वी ऑब्जर्व दैट इन द विंटर नाइट जो है बास्केटबॉल एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसका श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सो व्हाट विल हैपन एट द टाइम टेम्परेचर, क्योंकि आउटसाइड बहुत ही कम है, डिक्रीज है, इस वजह से जो है वो श्रिंक हो जाता है उसका वॉल्यूम। एंड सिमिलरली इसी बास्केटबॉल को हम जो है किसी वार्म रूम में लेके आए तो क्या होगा, वार्म रूम में दोबारा क्या होगा कि इसका जो है वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। एंड फाइनली वार्म रूम की वजह से जो अंदर गैस है वो जो है एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी, और जो है गैस जो है एक्सपेंड होगी तो प्रेशर प्रेशर जो है आपका वो भी जो है वो जो है मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा। फाइनली जो बास्केटबॉल है उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड फाइनली वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ चार्ल्स लॉ। ये दूसरा एग्जांपल है चार्ल्स लॉ का। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हॉट एयर बलून, मोस्टली आपने देखा होगा स्काई में जो है हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून इज अनदर एग्जांपल ऑफ चार्ल्स लॉ। ये भी बेसिकली volume is directly proportional to temperature and temperature is directly proportional to the volume. So what will happen, we will provide the heat energy on a hot air balloon। बलून को जैसे हम जो हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होता है यहाँ पे हॉट 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 जो गैस होती है एंड कोल्ड गैस। तो यहाँ पे कोल्ड गैस और हॉट गैस में डिफरेंस क्या है, डेंसिटीज का डिफरेंस है। जो कोल्ड गैस है वो डेंसर है एंड वी हैव हॉट एयर, हॉट जो है गैस इज लेस डेंसर, उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है जी, लेकिन जो कोल्ड एयर होती है, कोल्ड जो गैस होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब जिसकी डेंसिटी कम होती है तो वो गैस जो है आपकी ऊपर जो है वो चली आती है। ठीक है जी, एयर में। ठीक है जी, सो सिमिलरली व्हेन वी प्रोवाइड द हीट एनर्जी टू द बलून, सो व्हाट विल हैपन, गैस एक्सपेंड होती हैं, उस वजह से जो है वो लिफ्ट अप होता है आपका बलून जो है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी, so this is another example of Charles law. So what will happen, similarly while providing the heat energy, gas will expand and it is basically basically shows that
हॉट एयर बलून जो इजली जो है वो लिफ्ट अप हो जाता है, क्योंकि डेंसिटी जो है डेफिनेटली इसकी कम है आपकी हॉट एयर की, तो जो है बलून जो है आपका लिफ्ट अप हो जाता है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ चार्ल्स लॉ। ओके, तो आई होप कि आपको पॉइंट जो है समझ में आई होगी। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है एग्जांपल जो है बॉटल्स की तरफ। सम बॉटल्स जो आपकी होती हैं इसमें जो है कि इंस्ट्रक्शंस जो है रिटन होती हैं कि डू नॉट केप सच जो है बॉटल्स आउटसाइड, जो है आप नहीं रखें आउटसाइड, जो है एनवायरनमेंट में आप नहीं रखें। क्यों इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं? क्योंकि जैसे हम उनको बाहर रखेंगे तो क्या होता है कि इनसाइड जो है उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है, अंदर जो है अगर गैस जो है मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वो एक्सपेंड भी हो सकती हैं। सर्टेन परफ्यूम्स जो होते हैं उनमें भी लिखा होता है कि आप डू नॉट कैप इट आउटसाइड एंड एट मॉडरेट टेम्परेचर में आपने उसको जो है वो रखना होता है। ठीक है जी, सनलाइट उसमें ना पड़े, क्योंकि सनलाइट पड़ेगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, एंड डेफिनेटली वो टेम्परेचर हाई होने की वजह से वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगा, लेकिन देयर इज माइट बी सर्टेन चांसेस कि वो बस्ट भी हो सकता है, और जो है वो in order to save that we cap it in a moderate temperature, तो हम उसको बाहर नहीं रखेंगे क्योंकि volume is directly proportional to the temperature. So this is another example of Charles law. I hope you got this point. बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एंड दिस इज अ लास्ट एग्जांपल। एंड फाइनली यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं जो है टायर्स की। यू नो दैट इन एवरी व्हीकल्स जो है देयर इज सर्टेन टायर्स इन व्हिच गैस इज फिल्ड। अब मोस्टली क्या होता है कि ड्यूरिंग दी सीजन्स, ड्यूरिंग दी विंटर एंड दी समर, तो आप देखते हैं मोस्टली इन सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर होने की वजह से जो गैस जो होती है उसका वॉल्यूम जो है वो जो है लो हो जाता है। सो क्या होता है कि हमें जो है वो बार बार चेक करना पड़ता है कि आखिर जो है हमारी व्हीकल में जो है वो कितनी जो है प्रेशर है एयर का। डेफिनेटली आप जब व्हीकल को स्टार्ट करोगे, जब आप उसको ड्राइव करोगे, ठीक है जी, तो फिर क्या होगा कि उसके बाद जब आप चेक करोगे तो क्या है कि ड्राइव होने के बाद क्या है कि उसका जो गैस अंदर है उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज रहता है, क्योंकि हीट जो है वो आपकी जो है जनरेट होती है। हीट जनरेट होने से क्या है, गैस जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है। डेफिनेटली जब आप बात करते हैं कि समर में, आप देखते हैं समर में भी क्या होता है कि उनके जो है वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। आपने कभी कभार मोस्टली ऑब्जर्व के बस्टिंग ऑफ टायर हो जाती है जो है, अगर आपकी व्हीकल जो खड़ी हुई है धूप में खड़ी हुई है, लेट सपोज सनलाइट में खड़ी हुई है, तो क्या होता है ऑल ऑफ सडन जो है बेसिकली बस्टिंग ऑफ टायर हो जाती है। बस्टिंग ऑफ टायर क्यों हो जाती है? क्योंकि टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है, और जो टायर में अंदर जो ट्यूब होता है, ठीक है जी, वो एक प्लास्टिक मटेरियल होता है, वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। देयर इज सर्टेन लिमिट ऑफ एक्सपेंशन। अगर उसकी एक्सपेंशन इतनी हो जाती है उस लिमिट से ज्यादा, तो क्या हो जाता है, वो जो है वो बस्ट भी हो सकता है, वो बस्ट भी होता है मोस्टली। ठीक है जी, तो बस्टिंग ऑफ टायर जो है मोस्टली होता है। सो सिमिलरली इट इज नेसेसरी फॉर द ड्राइवर, यू मस्ट चेक हिज कार एंड मस्ट चेक हिज प्रेशर, जो है सीजन चाहे जो भी हो तो उसको जो है इट्स नेसेसरी he must check the pressure during the seasons, और जो है वो चेक करना चाहिए। So this is another example of Charles law. So dear students, in this class, today's class, we discuss about the Charles law in detail, and after that we discuss the various sort of examples. Okay, जो ग्राफ भी हमने डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको टुडेस लेक्चर जो है चार्ल्स लॉ से रिलेटेड आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।